स्मार्ट सिलेबस जो कि रिवाइज स्मार्ट सिलेबस है या एएलपी सिलेबस है, उसकी क्लास 9 का ये पहला लेक्चर, पहला चैप्टर, और इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम मुकम्मल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आप डिफाइन कैसे करेंगे? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद दी, सबसे पहले प्रॉपर्टीज। जब भी आप कोई चीज देखेंगे या कोई मैटर देखेंगे तो आपने उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो देखनी है। प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। कंपोजिशन, केमिस्ट्री क्या है, कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि साख्त कैसी है। फॉर एग्जांपल, हम एक मैटर लेते हैं दैट इज वाटर। तो वाटर जो है उसकी कंपोजिशन क्या है? H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। जबकि उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको फ्रीज करता हूं तो वो आइस बन जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं उसको लेके जाता हूं तो वो स्टीम यानी कि भाप बन जाएगी। सो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल चेंज है। अगर वाटर को मैं आयरन के साथ रिएक्ट करवाऊं इन प्रेजेंस ऑफ द एयर तो उसको रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है लोहे को। सो ये उसका एक केमिकल चेंज है, रिएक्शन है आयरन के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, आपको वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज द वी शेप। एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक हुआ हुआ है। इसी तरीके से लॉज और प्रिंसिपल्स गवर्निंग दी चेंजेस, हमने वो तमाम रूल्स पढ़ने हैं, तमाम असूल पढ़ने हैं जो कि इन चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी साइंस है तो इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए हमने उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया। यहाँ पे ब्रांचेस में हम सिर्फ सिंगल लाइन डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से अक्सर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू आने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री स्टडीज बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि सब्सटेंसेस के फिजिकल बिहेवियर को देखती है। एटॉमिक लेवल पे भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकता है। एग्जांपल में हमारे पास है रिएक्शन रेट, यानी एक रिएक्शन जब आप चला रहे हैं तो कितनी स्पीड में जा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स, यानी आप कोई रिएक्शन अगर कर रहे हैं या नेचर में कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जज़ब हो रही है, उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। सेकेंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विद लिटिल और नो कार्बन, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होती, ये कार्बन एज ए कंपोनेंट वो बहुत कम मिकदार में होती है। सॉल्ट्स, मेटल्स और एसिड्स, ये इसमें हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज कार्बन कंटेनिंग एक्सेप्ट सिंपल सॉल्ट्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स जो है। अब यहां पे आप एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेजर कंपोनेंट के तौर पे मौजूद होती है उसको हम स्टडी करते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं उनको स्टडी करते हैं। एग्जांपल में हाइड्रोकार्बन्स आ गई, प्रोटीन्स आ गई, प्लास्टिक्स आ गई। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडीज केमिकल फेनोमेना अकरिंग इन द एनवायरमेंट, यानी हम पोल्यूटेंट्स को पढ़ते हैं और जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आते हैं। पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, ये हॉट फेवरेट टॉपिक्स हैं आजकल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद एनालिसिस एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें कोई भी सैंपल जब हमारे पास आता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं या उसका तजिया करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने जूस पिया होगा तो जूस के साइड पे एक टेबल बना होता है जिसमें लिखा होता है कि इसमें वाटर कंटेंट इतना है, इसमें प्रोटीन्स इतनी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स इतनी है और इतनी एनर्जी है, इतना वेट है। ये तमाम चीजें जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती हैं। तो आपने एक सैंपल को एनालाइज करना होता है कि उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं और वो कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है। एग्जाम्पल में दो टेक्निक्स लिखी हुई हैं जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होती हैं। एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकंड है क्रोमेटोग्राफी, जो कि चीजों की एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। बायोकेमिस्ट्री स्टडीज केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री में हम बायो कंपाउंड्स और उनके रिएक्शंस को पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐसे रिएक्शंस को भी देखते हैं जिसमें बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल्स में टूटते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रोटी खाई और वो हजम हुई और उससे एनर्जी जनरेट हुई। साथ ही आप ऐसे रिएक्शंस भी देखते हैं जिसमें छोटे मालिक्यूल्स मिलकर बड़े मालिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एंजाइम्स एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर होने वाले रिएक्शंस को तेज करते हैं, यानी स्पीड अप करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडीज रिएक्शंस इन न्यूक्लियाई। एक एटम के न्यूक्लियस में अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं और जो रिएक्शंस या प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करने का जो प्रोसेस है या जो उनको स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस। रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं या शुआएं खारिज करते हैं अल्फा बीटा और गामा रेज की सूरत में। पॉलीमर केमिस्ट्री स्टडीज प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम बड़े जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम पॉलीमर कहते हैं उनको हम स्टडी करते हैं या उनकी तैयारी देखते हैं या उनके यूजेस को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, डीएनए, ये तमाम के तमाम जो है वो पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें रिपीटिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर, यानी एक मॉलिक्यूल है जो कि रिपीटेडली आपस में ज्वाइन हो रहा है और ज्वाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। तो वो जो छोटा मॉलिक्यूल है उसको हम मोनोमर कहेंगे, जबकि बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहेंगे। जियोकेमिस्ट्री, ये जो वर्ड जियो है ये जहां पे भी वर्ड यूज होता है तो वहां पे अर्थ की बात होती है। सो जियोकेमिस्ट्री में हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं अर्थ की और मिनरल्स की। मिनरल्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जमीन के अंदर जिसमें से आप मेटल्स को हासिल करते हैं। मिनरल्स, रॉक्स, सॉइल, ये इसकी कंपोजिशन को जो है वो हम देखते हैं जियोकेमिस्ट्री के अंदर। मेडिसिनल केमिस्ट्री डिजाइन एंड सिंथेसिस मेडिसिन एंड ड्रग्स। ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम दवाइयां बनाने के तरीकों के बारे में, उनके डिजाइन के तरीके, उनकी डिजाइन की तैयारी में या उनके यूजेस के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, दीज आर द मेडिसिन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स, सिंथेसिस ऑफ पेन किलर्स वगैरह वगैरह। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रो वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा उसका मतलब खला होगी या स्पेस होगा। सो ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें मॉलिक्यूल्स या आयंस या मुख्तलिफ चीज़ों की जो कंपोजिशन जो कि स्पेस के अंदर मौजूद है उसको हम पढ़ते हैं। इंटरस्टेलर मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कि स्पेस में मुख्तलिफ हेवनली बॉडीज के अंदर यानी स्टार्स के दरमियान मौजूद होते हैं, उनको इंटरस्टेलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये किसी भी सब्सटेंस की एक सबसे सादा हालत को कहते हैं। दैट कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी जिसमें एक तरह के एटम्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप एक आयरन रॉड लेते हैं जो कि खालिस आयरन से बनी हुई है और आप ये कहते हैं कि ये आयरन एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जितने भी एटम्स हैं वो आयरन के हैं, इसमें और कोई दूसरा एटम मौजूद नहीं है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। इनको आम तरीकों से आप एटम्स को अलग-अलग नहीं कर सकते।
एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में भी होता है, जैसे कि अक्सर मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। लिक्विड में भी मौजूद होता है, ब्रोमीन जो कि हैलोजन के अंदर मौजूद है, ये एक एग्जांपल है एक ऐसे एलिमेंट की जो कि लिक्विड हालत में मौजूद है। गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये एग्जांपल्स हैं गैसियस एलिमेंट्स के। नेक्स्ट में हमारे पास है जी कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। हमने शुरू में एग्जांपल ली थी वाटर की, इसी तरीके से सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। तो ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं, ऐसे खालिस सब्सटेंसेस हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मौजूद है। यानी अगर आप वाटर की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला H2O है, ये H3O नहीं होगा, वाटर हमेशा H2O की फॉर्म में होगा। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है तो वो NaCl2 नहीं होगा बल्कि NaCl होगा, यानी कि ये फिक्स फॉर्म में होगा। प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, दोनों जो हैं या तो जलती हैं, ये जलने में मदद देती हैं, लेकिन ये आपस में मिलकर वाटर बनाती हैं और वाटर की प्रॉपर्टीज दोनों गैसेस से डिफरेंट होती है। सो जब भी एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाएंगे वो अपनी इंडिविजुअल यानी कि इनफरादी खुसूसियात जो है वो खो देंगे। कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल रिएक्शन। आप केमिकल रिएक्शन के जरिए जो है इनको इनके कंपोनेंट्स को या इनके एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट में हमारे पास है जी मिक्सर। अब ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स का या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का बना हुआ हो सकता है, लेकिन ये एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, यानी यानी कि ना खालिस। सो इम्प्योर सब्सटेंस विद एलिमेंट्स इन कंपाउंड इन एनी रेशियो, कोई फिक्स रेशियो भी मौजूद नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन और सैंड को आपस में मिलाते हैं तो ये एक मिक्सर बन जाता है। अब इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है कि आपने कितनी सैंड मिलाई है और कितनी जो है वो आपने नमक जो है वो रखना है। कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। अगर दो या दो से ज्यादा चीज आप मिला रहे हैं तो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, ये जो इनफरादी जुज हैं, वो अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं, अपनी खुसूसियत बरकरार रखते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से आप इनको अलहदा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सैंड और नमक का मिक्सर लिया है तो आप सिंपली उसको पानी के अंदर डिजोल्व करें और पानी में डिजोल्व करने के बाद आप फिल्टर कर लें, तो रेत जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो पानी के अंदर हल होता है वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगा। बाद में वो जो फिल्टर गुजर गया है, फिल्ट्रेट जो आपके पास था, यानी कि वो सोल्यूशन जिसमें नमक मौजूद है, उसको आप हीट कर तो पानी इवापोरेट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो है वो पीछे रह जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, यानी इनकी कंपोजिशन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। एग्जांपल में हमारे पास एयर, सॉइल, मिल्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन में हम ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड हो सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि a homogeneous mixture of two or more than two substances, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजीनियस से मुराद ये होगी कि आपने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलाया है वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, यानी कि हल हो गए हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नेकेड आई से मुराद एक बगैर लेंस के आप देख रहे हैं, राइट, यानी सिर्फ आंख से आप देख रहे हैं, आपने कोई लेंस या एनक नहीं लगाई हुई। तो आप सोडियम क्लोराइड जो है उसको पानी के अंदर हल करें तो एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन नजर आता है आपको। जो सोडियम क्लोराइड या नमक जो पानी के अंदर हल हुआ हुआ है वो नजर नहीं आएगा। पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम
पानी के अंदर नमक को हल करें और उसको फिल्टर पेपर में से गुजारें तो सोल्यूशन गुजर जाएगा, क्योंकि सॉल्ट जो है मुकम्मल तौर पे इसके अंदर हल हुआ हुआ है। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर। नेक्स्ट में हमारे पास बच्चों कोलाइडर सोल्यूशन आ गया। पार्टिकल्स लार्जर देन इन ट्रू सोल्यूशन बट स्मॉलर देन इन सस्पेंशन। इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सोल्यूशन में जो मौजूद सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनसे तो बड़े होते हैं, बट सस्पेंशन से कम होते हैं। पार्टिकल्स नॉट विजिबल टू नेकेड आई, आप बज़ाहिर आंख से नहीं देख सकते उनको। डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स जो है वक्त के साथ साथ जो है वो नीचे नहीं बैठते। पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, स्टार सॉल्यूशन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हल नहीं होते। पार्टिकल विजिबल टू द नेकेड आई, अगर आप चौक या चूना जो है वो लें पानी के अंदर तो आप ये देखेंगे कि उसके पार्टिकल्स जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। सो ये आप सिर्फ आंख से जो है वो उनको देख सकते हैं, बगैर लेंस के भी देखा जा सकता है। पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर आप इसको रख छोड़ें तो ये पार्टिकल्स जो है भारी होते हैं और नीचे बैठते जाने चाहते हैं। यही रीजन है कि कई दफा सिरप्स के बारे में आपको कहा जाता है कि आप सबसे पहले उसको अच्छी तरह हिला लें एंड उसके बाद जो है वो आप उसको पिए, क्योंकि जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठते चले जाते हैं। डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, अगर आप इसको फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे, जबकि सॉल्वेंट जो है उसमें से गुजर जाएगा। एग्जांपल में चॉक इन वाटर। नेक्स्ट हमारा बच्चों टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से मुराद एक ऐसा सॉल्यूशन है जो मजीद सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर लेता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट हल हो सकता है या हल होने की सलाहियत है या चांसेस हैं, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। A solution which contain maximum amount of solute that can dissolve at a particular temperature, एक खास दर्जा हरारत पर अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिजोल्व है और मजीद सोल्यूट उसके अंदर हल नहीं होता तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब ये पता कैसे चलेगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? तो आप जो है एक सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करते जाएं और उसको शेक या स्टर करते जाएं, अच्छी तरह हिलाते जाएं, वो हल होता जाएगा। इवेंचुअली एक ऐसा वक्त आएगा कि अगर आप उस सोल्यूट को उसके अंदर डालेंगे तो वो उसके अंदर हल नहीं होगा बल्कि बॉटम में बैठता जाएगा। यानी बावजूद कोशिश के, बावजूद आप हिला भी रहे, बावजूद कोशिश के और हिलाने के, वो उसके अंदर हल नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट हल हुई है ये सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इसके लिए आपने क्या करना है, 100 ग्राम सॉल्वेंट लेना है और उसके अंदर आपने सोल्यूट ऐड करते जाना है जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक जितनी सोल्यूट की मिकदार हल हुई है तो सॉल्वेंट के अंदर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, वो उसकी सोलेबिलिटी है। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सोलेबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट। मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सोलेबिलिटी जो है वो मुख्तलिफ है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर हल हो रहा है। इसी तरीके से शुगर जो है वो 203.9 ग्राम डिजोल्व हो रही है। सॉल्युबिलिटी जो ग्राफ है वो हमें बेहतर आइडिया देते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं वो किस किस तरीके से हल हो रहे हैं, और टेम्परेचर के साथ जो है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। यानी अगर आप जो शॉपिंग बैग्स यूज करते हैं तो शॉपिंग बैग्स जो है वो आप इस्तेमाल करने के बाद जब फेंक देते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते, तो उसका क्या नुकसान है। ऑब्वियसली ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात हो रही है। सो ऑप्शन डी। मैन मेड पॉलीमर, यानी ऐसे पॉलीमर जो कि इंसान ने बनाए हैं, नेचुरल नहीं है, उसमें आपके पास एग्जांपल आती है पॉलीस्टायरीन। आपने
चाय के कप जो है, वो जो कोई एक दफा आप चाय पीते हैं उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि वो ज़ाया हो जाता है, वो पॉलीस्टायरीन कप होता है। विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडर सॉल्यूशन? तो एग्जांपल हमारे पास है मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? एग्जांपल में हमारे पास कंक्रीट मिक्सचर आ जाएगा। When the tiny invisible particles of the substances are dispersed through a medium, the mixture is known as suspension. Next, we have short answers. Why there is a need to divide chemistry into many branches? Give 3 reasons. केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया जाता है, इसके 3 रीजंस। टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक फर्द के लिए मुमकिन नहीं है कि तमाम की तमाम केमिस्ट्री को जो है वो समझ लें। तो मुख्तलिफ कम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने के लिए मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया गया है। टू कंसंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो एक साइंटिस्ट है या एक फर्द है, उसको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक एरिया मिल जाता है, खास चीज़ मिल जाती है जिसको वो पढ़ता है, उसके अंदर जो है वो स्किल हासिल करता है और उसके आगे जो है वो रिसर्च करता है। टू अलाउ साइंटिस्ट टू फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज एंड अचीव ब्रेक थ्रू। सो ये 3 पॉइंट्स हैं कि जिसकी जो कि मदद करते हैं कि जब आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह समझ सकते हैं। रिएक्शन मे टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से रिएक्शन हो रहे हैं। और दे मे टेक इनसाइड द न्यूक्लियस, और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो रहे हैं। तो हमें कौन सी ऐसी ब्रांचेस है जो कि इन 2 एरियाज को पढ़ती है? रिएक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों के अंदर हम ऐसे रिएक्शंस को पढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहे होते हैं। जबकि न्यूक्लियस के अंदर होने वाले रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो आपने इसी तरीके से लाइन वाइज जो है वो क्वेश्चन का आंसर देना है, सिर्फ 2 वर्ड्स नहीं लिख देने आपने। डज मैटर एग्जिस्ट इन सन? सन के अंदर जो ज्यादातर मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर मौजूद है। Which form of matter do most of the material things in this world belong to? That is mixture. Which form of matter? यहाँ पे वर्ड यूज होगा एक और, अगर वो फिजिकल स्टेट पूछ रहा है तो साथ में आपने मेंशन करना है प्लाज्मा का। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी मिक्सचर भी आप लिखेंगे और उसके बाद आप प्लाज्मा भी लिखेंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके रिवाइज सिलेबस के अंदर मौजूद है। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर, व्हाट डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री? यानी बेशुमार मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते तो हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज all the carbon compounds except salts, while biochemistry specify the studies chemical process and substances in living organisms। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिक है, या आप सिर्फ उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे। गिव द रीजंस ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय द डायमंड, कैन यू इंप्रूव इट? अब ये टॉपिक जो है आपके कंटेंट में मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में जो है वो रिवाइज सिलेबस में दे दिया गया है। डायमंड्स ब्रिलियंस इज ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो है वो डायमंड की चमक दमक होती है। एंड द वे इट रिफ्लेक्ट्स एंड रिफ्रैक्ट्स द लाइट, यानी किस तरह ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है या रिफ्रैक्ट कर रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है। इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू द प्रिसाइज कटिंग एंड पॉलिशिंग टू मैक्सिमाइज लाइट रिफ्लेक्शन। देखिए लाइट पड़ी है और लाइट पड़ने के बाद वापस चली गई है या मुड़ गई है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं या रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर आप डायमंड की कटिंग्स करें, उसके बहुत सारे एजेस बना लें और फिर उसकी पॉलिशिंग यानी उसको अच्छी तरह साफ कर लें, तो इस तरीके से डायमंड की जो चमक है उसको बढ़ाया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, नेम
of the branch of chemistry in which we will study each of the following topics. तो rate of reaction, physical chemistry, digestion, biochemistry, properties of the plasma, that is the physical chemistry, ecosystem, environment में पढ़ते हैं, reaction take place during fireworks, inorganic chemistry, measure and absorption of the wavelength with the help of ultraviolet spectrometer analysis है तो analytical chemistry में, differentiate between organic and inorganic chemistry, that is very important topic. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखिए, साथ में एग्जांपल्स लिखिए, इसी तरीके से डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल्स आ देंगे। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन लीड टू एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केमिस्ट्री व्हिच लीड्स अस टू प्यूरिफाई अ कंपाउंड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, यानी हमने सॉल्यूशन तैयार करने और सॉल्यूशन को तैयार करने के बाद हम एक ऐसे प्रोसेस से गुजारेंगे जिससे कंपाउंड जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा और खालिस क्रिस्टल्स जो है वो मिल जाएंगे। अब वो पोटाशियम नाइट्रेट के रेफरेंस से आपने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बच्चों के हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट। हम क्या करेंगे, पोटाशियम नाइट्रेट को सॉल्वेंट के अंदर यानी कि वाटर के अंदर जो है वो डालेंगे और हल करते जाएंगे और साथ में हीट करते जाएंगे, तो हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू इंप्रूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, देन फिर वो जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसको हम फिल्टर करेंगे ताकि कोई भी सस्पेंडेड या अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं उसको अलहदा किया जा सके। वो सॉल्यूशन जो कि फिल्टर पेपर में से गुजर गया है उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है, उसको आपने कूल कर लेना है। आफ्टर द कूलिंग पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल फॉर्म बिकॉज इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो वो आपके पास क्रिस्टल्स अलहदा हो जाएंगे और उसको आपने फिल्टर कर लेना है। राइट स्टूडेंट, ये पहले चैप्टर का एज अ होल लेक्चर था और इसके अंदर जो है लाहौर बोर्ड के अंदर एक पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट जो कि 5 नंबर का होगा, साथ में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी इसका एक पार्ट आएगा। तो ये टॉपिक्स हैं जिसमें से एक आपका जो है वो अच्छा खासा मार्क्स जो है वो बन जाते हैं, यानी कि आपके पास 8 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। अगर ये टॉपिक्स आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे।